ये मीडिया डिक्शनरी के अंकित तिवारी जी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैंने यहाँ 40 वर्ष के ऊपर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में अध्यापन कार्य किया है और जो मूल बातें हैं इतिहास के संदर्भ में, तो शुरुआत में ही मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इतिहास वस्तुतः मानव के विकास के चरणबद्ध अध्ययन को कहते हैं। अब उसमें डायनेस्टिक हिस्ट्री को ले आना वो इतिहास नहीं है। इतिहास मानव का विकास है। तो जो भी इतिहास लिखा जाना चाहिए या लिखा गया होता तो उसी आधार पे लिखा गया होता। जैसे मुझे याद आता है विल ड्यूरा के 11 खंडों में किताब है द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, या H.G. वेल्स की आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में शुरू से लेके कैसे विकास हुआ, कैसे ये ग्रह बना, कैसे पृथ्वी पे विकास क्रम शुरू हो रहा है, कैसे रॉक्स बन रहे हैं, कैसे लेक्स बन रहे हैं, कैसे नदियाँ बन रही हैं, कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाश्म जिसे कहते हैं, वहाँ से लेके मानव तक उत्पत्ति का जो क्रम है उसे इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास जहाँ, और इतिहास में कोई बाइनरी नहीं हो सकती, अच्छा बुरा, हिंदू मुस्लिम, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि कहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इतिहास को, इतिहास के विद्यार्थी को इसीलिए उस प्रोसेस को, जो प्रक्रिया है उत्पत्ति की, विकास की, उसका अध्ययन करना चाहिए। उसको विवाद में नहीं बल्कि उसे संवाद में पढ़ना चाहिए कि कैसे संवाद करें, कि क्या घटनाएं थी, कैसे हो रही थी, कैसे लोग रहते थे, कैसे आपसी पारस्परिक उनमें सद्भाव था, ये देखना पड़ेगा। सर, जो पैटर्न अभी सिलेबस चेंज हो रहा है एनसीईआरटी का, जैसा बराबर न्यूज़ से या आप सुन रहे होंगे, तो जो पहले पढ़े, हम पढ़े, आप पढ़े, या जो भी है XYZ, तो क्या अब जो नई चीज़ें उसमें आएगी तो फिर वो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमने ये पढ़ा था, अब ये चीज़ें बताई जा रही है? इतिहास चूँकि मैंने आपको बताया ना, मानव के विकास क्रम का क्रमबद्ध अध्ययन है, चूँकि चरणबद्ध, तो लिहाजा हर बार इतिहास को पुनर्लिखित करने की, पुनर्व्याख्यायित करने की गुंजाइश रहती है। कभी कभी आपके पास नए फैक्ट्स आ जाते हैं, नए प्रमाण आ जाते हैं, नए तथ्य आ जाते हैं, तो फिर लिखना पड़ता है। बस ये साबित करना पड़ेगा कि ये नया तथ्य मिल गया हमको, ये हमें आजने पत्र मिल गया जिसकी वजह से हम मराठा हिस्ट्री पे नया प्रकाश डाल रहे हैं, या हमको पेशवा दफ्तर की पूरे रिकॉर्ड्स मिल गए हैं, अब हम प्रकाश डाल रहे हैं। तब तो समझ में आता है कि आप डाल रहे हैं, कुछ नया डाल रहे हैं। आपने साको पढ़ा तो आप राजपूत इतिहास पे कुछ प्रकाश डालना चाह रहे हैं नया। तो इतिहास के साथ ये होता है नंबर 1। नंबर 2, चाहे ये हमारा राइट हो चाहे लेफ़्ट हो, ये जो इतिहास को डिवाइड करने की कोशिश करती है वो लिबरल मैक्सिमम है। देखिए, ब्लैक और वाइट तो पूना होता है, एक्सट्रीम, बीच में तो सब ग्रे है ना, तो ये ग्रे भी हमें देखना चाहिए और यही मेन है। हमें इंटरप्रिटेशन की स्टेज पे बहुत सतर्क, सजग, संतुलित रहना चाहिए। ऐसे देश में जहाँ हम बहुभाषी भी हैं और अनेक मतों, संप्रदायों, धर्मों में विभक्त हैं, वहाँ पर ये एक प्रयास होते रहना चाहिए कि अतीत की कोई घटना इस तरह से प्रभावित ना करे कि वर्तमान में विखंडन की वृत्तियाँ हमें दिखने लगें। इसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भारत 1947 में आज़ादी के साथ साथ विभाजन का दंश झेल चुका है। उस विभीषिका की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, आप क्या ये मानते हैं कि इतिहास से छेड़छाड़ हुई है? अंग्रेज़ों का शासन रहा, मुग़लों का शासन रहा? देखिए, जैसे ही आप फ्यूडल एज शुरू हुई ना, और पहले चले जाएं तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जैसे वहीं से इतिहास में एक नया आयाम जुड़ गया, वो था डायनेस्टिक हिस्ट्री या वंशी इतिहास। और उस वंशी इतिहास के लेखन के चलते गड़बड़ी हुई।
अब यहाँ पर आप बैठे हैं, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, हम लोग तो इलाहाबाद ही निकलता है मुँह से, क्योंकि यहीं होश संभाला है। तो यहाँ पर आपको मालूम है उसकी हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा उसने। अब उसने इतना ज़्यादा क्षेत्र दे दिया समुद्रगुप्त को, जब बीच में अनेक राजा हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक वंशी सत्ताएं हैं, तो वो बाद में प्रमाणित हुआ कि नहीं, इतना बड़ा क्षेत्र नहीं था उसका। तो इतिहास लेखन की आप फ्यूडल एज को देख लीजिए, पूरे मध्य युग में जो गड़बड़ी हुई, जो तुर्कों का आक्रमण हुआ, जो तुर्की सुल्तनत, उसके लिए भी तो फ्यूडल एज जिम्मेदार है ना। सामंतवाद और उपसामंतता जिम्मेदार है। छोटे छोटे राज भी छोटे छोटे इलाकों में विभक्त होते चले गए। और उनके इतिहासकार क्या कर रहे थे, चारण या भाट जो कहलाते थे, बढ़ा चढ़ा के बताते थे कि हमारा सम्राट ऐसा है। अरे इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे तो क्या भारतवर्ष में पूरा शासन था? अपनी सीमा के आगे तो नहीं था। पृथ्वीराज किससे लड़ रहे थे? जयचंद से लड़ रहे थे, अपने ही रिश्तेदार से, अपने ही एक साथी से। तो कहने का आशय ये है कि इतिहास जब भी इस तरह से डायनेस्टिक हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें इस तरह के संकट उत्पन्न होते हैं। इतिहास लेखन देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप पूरा जर्मनी का इतिहास देखिए, जीपी गुश पकड़ लीजिए, ठीक। जहाँ पर जर्मनी का यूनिफिकेशन 1870 में हो गया, चाहे बिस्मार्क को श्रेय दीजिए चाहे जिसको श्रेय दीजिए, और जब हो गया उसके बाद से क्या बेवेरियन और ऑस्ट्रियन में कोई अंतर रह गया? क्या गल्फ और गिबलाइन में कोई अंतर रह गया? या आप चले जाइए इंग्लैंड के इतिहास में, नॉर्मन और सैक्सन्स के बीच में क्या अंतर रह गए? तो ये अंतर जहाँ रह जाते हैं वो सीधे सीधे औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की ज़रूरत थी। कम्युनलिज्म जो भारत में आया, आप ब्रेकअप ब्रिटिश इंडिया पढ़िए, BN पांडे की किताब, उसमें साफ साफ लिख रहे हैं 1922 से लेकर के 42 तक किस तरह से कम्युनलिज्म का राइज है संप्रदायवाद का, और उसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के जो करता धरता हैं, एक तरफ नस्लवाद और दूसरी तरफ इस तरह का संप्रदायवाद, ये जानबूझ के भड़का रहे थे। आप जहाँ बैठे हैं जिस शहर में, इलाहाबाद में, वहाँ पर आप पाएंगे कि 1922 से दशहरा बंद हो गया, करीब 8-9 साल दशहरा बंद रहा, क्योंकि दशमी के दिन मुहर्रम पड़ रहा था और वो जानबूझ के कैसे गोली कांड हुआ सबको मालूम है। और उसके बाद प्रतिवर्ष के आप पिटीशन देख लीजिए DM के यहाँ, जो रिकॉर्ड सब उपलब्ध हैं, उसमें हर बार जो पिटीशन आ रही कि इसको पुनर्स्थापित किया जाए, उसमें जितने हिंदुओं के दस्तखत हैं उतने ही लगभग मुसलमानों के दस्तखत हैं। क्यों? क्योंकि यही मुसलमान कारीगर चुंदी बना रहे हैं, चौकी सजा रहे हैं, चौकी में बिजली का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये उनके सीधे सीधे आजीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न था। आज भी आप चले जाइए मिर्ज़ापुर में, यहाँ चले जाइए हमारी कोतवाली के सामने, नवरात्र में देखिएगा चुनरी उनरी सब बिक रही, काहे कौन? तो पता चला बनाने वाले तो वो हैं। माला चले जाइए, फूल की माला ले लीजिए, चाहे नगों की माला ले लीजिए। तो ये एक इतनी मिली जुली विरासत है कि उसको ही हम बचा सकते हैं। और फिर आधुनिक युग में हम अतीत को लेकर इस तरह से ना नहीं हमें पढ़ना चाहिए। इतिहास की कई परतें हैं और इतिहास को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता बाइनरी में कि ये अच्छा ये बुरा। वो हर शासक के अंदर दोनों तरह के गुण मिलेंगे। अगर औरंगज़ेब मंदिर ध्वस्त कर रहा है तो औरंगज़ेब अनेक मंदिरों को ग्रांट भी दे रहा है। तो आप एक साथ नहीं कर सकते। और जो ये कथन कि नहीं पढ़ाया गया, तो भैया 8वें क्लास में नहीं सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। पढ़ाई का मतलब, हिस्ट्री का मतलब आप रिसर्च के दौरान, PG के दौरान क्या पढ़ रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि मराठा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। अरे मराठा इतिहास बाकायदा एक पेपर है, BHU में, BHU सब जगह, BHU हो, गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो, हर यूनिवर्सिटी मराठा हिस्ट्री, साउथ हिस्ट्री, इसमें पेपर है। वो अखबार वाले निकाले थे ना, इसलिए स्पेशलाइजेशन है ना। अखबार वाले भी माफ़ कीजिएगा, पत्रकारिता हो, शिक्षा हो, मेडिसिन हो और वकालत हो, हमारे यहाँ ये चारों मिशन के तहत काम करते थे। और स्वतंत्रता आंदोलन में जितना इन्होंने साथ दिया और जितनी बड़ी भूमिका निभाई,
इंटेलेक्चुअल्स ने, इन बुद्धिजीवियों ने, 4 वर्गों के, उतनी उस मिशन के साथ अब काम नहीं हो रहा। प्रोफेशनलिज्म आ गया, मिशन ख़त्म हो गया। और जब प्रोफेशनलिज्म आता है तो शॉर्टकट, और शॉर्टकट इज़ ऑलवेज अ रॉन्ग कट। तो इतिहास को इस तरह से देखना अपने आप में गड़बड़ करना, और गैर इतिहासकार जो इतिहासकार बन गए हैं उससे बहुत बड़ा खतरा हो गया है। जिसने इतिहास पढ़ाया है उससे बात कीजिए तो बताएगा कहाँ क्या गड़बड़ी। इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि ये हुई घटना तो क्यों हुई, इस घटना की कॉजेशन पे, कारण कारक संबंध की बात हम लोग करते हैं। वो पढ़ने का, वो अध्ययन करने का, वो विश्लेषण करने का प्रयास करता है इतिहासकार। इतिहासकार कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि कोई साक्ष्य बाद में भी आ सकता है ना, कोई प्रमाण बाद में भी मिल सकता है। तो इसीलिए इतिहास सदैव पुनर्लिखित होने की संभावना से युक्त है।